तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ चीज बता दूं आपको। ये आवेश चैप्टर आपकी उन घटनाओं से रिलेटेड है जहां पर आपको करंट लगता है। क्या लगता है? करंट लगता है, झटका लगता है। जैसे आप कभी कुर्सी पर बैठे होते हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे कोई अन्य व्यक्ति आपको टच करता है तो आपको झटका लगता है और उसे भी झटका लगता है। दूसरा, जब आप सूखी सर्दी होती है और कंबल में होते हैं, अंधेरा होता है और कंबल को आप जब टच करते हैं या फिर दो कंबलों को रगड़ते हैं, कंबल को रगड़ते हैं आपस में, तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और चट चट की आवाज आती है। इसके अलावा जो तीसरी घटना है उससे आप काफी रूबरू होंगे। आपका जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, कंघी या फिर स्केल से बालों में रगड़ने पर जब उनको कागज के पास में लाया जाता है, कंघी या स्केल को, आपके कागज के टुकड़े एक अदृश्य बल के कारण हवा में उड़ते हुए आपके स्केल या कंघे से चिपक जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है उनके पीछे इस चैप्टर का बहुत बड़ा हाथ है। इस चैप्टर से हम समझ पाएंगे कि ये सब किस कारण से हुआ। तो शुरू करते हैं हम आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो आवेश क्या होता है दोस्तों, कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। आवेश परिभाषा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो परिभाषा होगी आवेश की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पदार्थ का गुण है। क्या है? ये पदार्थ का गुण है। ये हर पदार्थ में पाया जाता है। आवेश किस में पाया जाता है? हर पदार्थ में पाया जाता है और उस पदार्थ का गुण है। अब गुण क्या है कि एक ऐसा गुण जिसके कारण विद्युतीय व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं और वो इन्हीं प्रभावों को क्या करे? अनुभव करे, अर्थात अनुभव करता है, वो आवेश कहलाता है। ठीक है ना? यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इन प्रभावों को अनुभव करता है, वो आवेश हो जाता है। ठीक है, अब ये तो गुण है, तो ये किस में पाया जाएगा? पदार्थ में पाया जाएगा। कौन से पदार्थ में? हर पदार्थ में पाया जाता है। और आपको एक चीज बता दूं, जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अणु या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी आपका परमाणु है, परमाणु में आपके तीन चीजें होती हैं। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपके प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन है नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में लगातार गति करता रहता है। ठीक है, तो आपका जो पदार्थ है, पदार्थ के पीछे मूल कारण क्या है बनने का? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु किन से बना हुआ है? इन मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना? जो आपको शुरुआत में मैंने घटनाएं बताई थी, ये सबके साथ होती थी, लेकिन पता किसी को नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। रीजन जाना, रीजन किससे पता चला? जैसे जैसे हमारे पास संसाधन आते गए, हम इन चीजों को जानने लगे कि पदार्थ किससे बना हुआ है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब ये कंबाइन होते तो परमाणु मिलता है, परमाणु से अणु बनते हैं, अणु ऐसे मिलके पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। अब आवेश में इनका रोल क्या है? क्या रोल है? आवेश का जो रोल है वो इनसे है। किनसे? इनसे, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। जैसे जैसे हमारी शिक्षा का विस्तार हुआ, संसाधनों का विस्तार हुआ, हमें पता चला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में ये भी पता चला जो आपका प्रोटॉन है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक होता है आवेश के रूप में। कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक और प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी यही थी कि भाई साहब हजारों सालों से लोग बाग दो चीजों को रगड़ते आ रहे थे, ये रेशम का कपड़ा या फिर ये अंबर की छड़,
कांच का टुकड़ा या सिल्क का कपड़ा, प्लास्टिक या फिर बिल्ली की फर, ऐसे ना कुछ इन चीजों को रगड़ते आ रहे थे और ऐसे ही दो चीजों को सेम चीज से रगड़ा और उनको पास लेके आए तो उनमें प्रतिकर्षण हुआ, और डिफरेंट चीजों को जब पास में लेके आए तब उनके बीच में आकर्षण हुआ। तो वहां पर दो प्रकार से इससे पता चला कि वस्तुएं दो प्रकार से आवेशित होती है, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण होता है अर्थात आकर्षण होता है। उसका मतलब यही है, इनों में दो प्रकार का आवेश आ रहा है, एक में सेम आ रहा है और एक में डिफरेंट आ रहा है। जब सेम सेम आवेश मिलते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और डिफरेंट डिफरेंट आवेश मिलते हैं तो आकर्षण होता है। अर्थात सजातीय आवेश, एक जैसे समान प्रकृति के आवेश मिलेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान प्रकृति के आवेश मिलेंगे तो आकर्षण होगा। अब ये आकर्षण प्रतिकर्षण तो ठीक है, हमें पता चल गया ये आवेश है, आवेशित हो गए। और आवेशित करने का तरीका क्या था, इनको रगड़ना। शुरुआत में जो हमारे आवेश के जो कंसेप्ट चलते थे, विद्युत के जो कंसेप्ट चलते थे, वो घर्षण से ही थे। घर्षण से ही क्या होती थी, वस्तुएं आवेशित होती थी। ठीक है ना, शुरुआत यहां से हुई थी, घर्षण से हुई थी। घर्षण कराए गए तो घर्षणों से भाई साहब ये आवेशित हुए, घर्षणों से आवेशित हो गए और प्रतिकर्षण हुआ या फिर आकर्षण हुआ, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए कि आवेश दो प्रकार के होंगे भाई साहब, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। और उसके बाद में हमें ये घटनाएं पता चली कि भाई साहब प्रोटॉन में धनात्मक लेंगे और इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये मूल कारण था आपका आवेश का, कि जो आपका जो ऋणावेश होगा, तो वहां पे कहा ना फ्रैंकलिन भाई साहब ने कि आवेश दो प्रकार के होंगे, एक तो ऋणात्मक एक धनात्मक। और ऋणात्मक किसकी वजह से हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और धनात्मक किसकी वजह से हो रहा है, आपके प्रोटॉन की वजह से हो रहा है। किसी भी एटम में शुरुआत में तो यही था कि एटम में जो ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और धनावेश प्रोटॉन की वजह से होता है। और उदासीन एटम की मैं बता दूं, उदासीन परमाणु की एक खास बात बता दूं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन इसमें होते हैं। किसी भी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आवेश का पता चल गया। आवेश का मेन कारण क्या था कि भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन से आ रहा था और प्रोटॉन से आ रहा था। ठीक है ना, दो प्रकार के आवेश मिल गए थे कि धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है ना, अब बात आ गई, इनका पता चल गया कि आवेश कहां से है। अब बात ये आती है, और न्यूट्रॉन की मैं बात कर दूं कि सर आप न्यूट्रॉन के बारे में बता ही नहीं रहे। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये दोनों जब आते हैं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। लेकिन ये भाई साहब ना किसी से आकर्षण करे ना किसी से प्रतिकर्षण करे, ये भाई साहब तुमसे भी खुश हूँ दूसरे से भी खुश हूँ, मैं तो चुपचाप बैठा अपने घर पे, मेरे को छेड़ने की जरूरत ना है। ठीक है, ये इसलिए न्यूट्रॉन आपका उदासीन हो गया। तो पार्टिसिपेट करने वाले दो ही चीजें थी कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। अब ठीक है सर, तो इसको मेजर करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, इसको आप मेजर कर सकते हो। इसको मेजर करने के लिए एक मात्रक इस्तेमाल होता है। एसआई मात्रक की मैं बात करूं तो एसआई मात्रक के रूप में इसको हम कूलोम में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? कूलोम में। अर्थात इसका नोटेशन जो होगा वो सी होगा, कूलोम का सी, तो कैपिटल सी होगा। कूलोम में हम इसको मेजर करेंगे भाई साहब। जैसे प्लस के 10 कूलोम हो गए, वैसे बहुत बड़ी चीज लिख रहा हूँ, प्लस के 10 कूलम हो गए, 12 कूलम आवेश हो गया, या फिर 10 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया, या -10 माइक्रोकूलम का आवेश हो गया। तो हम ये सब किस में मेजर करेंगे? कूलम में मेजर करेंगे। ठीक है, अब सीजीएस मात्रक की मैं बात करूं, जो सीजीएस मात्रक है आपका, सीजीएस मात्रक इसका हो जाता है ईएसयू। क्या हो जाता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपका जो 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। सीजीएस और एसआई में ये रिलेशन होता है। इतना ज्यादा खास काम नहीं आता, लेकिन जो सबसे ज्यादा खास काम है यही है। एमसीक्यू में उठा के पूछ ले कि सीजीएस मात्रक बताओ, तो आप लिख सकते हो ईएसयू, और 1 कूलम बराबर इतना ईएसयू होता है। ठीक है, बात करूंगा मैं अब विमा की। आवेश की कोई विमा होती है क्या? होती है सर, ये होती है m0 L0 T1 A1। T तो समय का, A विद्युत धारा का है। ठीक है ना, अब ये आपका हो गया परिभाषा, मात्रक और सीजीएस मात्रक, विमा। हम अब इसके बारे में बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ये पहले मैं बोल दिया कि आवेश दो प्रकार के हो गए, एक तो धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद लिख सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि आवेश दो प्रकार के हैं। आवेश
मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए परेशान मत होना। 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या हो गया था, धनावेश, और दूसरा क्या हो गया, ऋणावेश। प्लस से दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। अब धनावेश किसको बोलूंगा और ऋणावेश किसको बोलूंगा? फिर से वापस मैं एटम पे आ जाता हूं। पदार्थ किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम में क्या है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीचों बीच में और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, घूम भाई। तो ये प्रोटॉन अंदर की साइड में नाभिक में बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इस चीज में याद रखना, ये नाभिक से बंधा होता है तो नाभिक में लगते हैं प्रबल बल। क्या लगते हैं? प्रबल बल। ये इतने तीव्र होते हैं कि इसको इतनी ज्यादा बल से बांधे रखते हैं कि भाई साहब आप इसको तोड़ नहीं पाते हो, इतनी ऊर्जा नहीं दे पाते हो कि प्रोटॉन आए और पार्टिसिपेट करे और खेल खेले, नहीं कर पाते। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होता है। जितना जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होगा वो उतने ही कम बंधन ऊर्जा से बंधा होता है नाभिक के साथ में। तो इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी बंधन ऊर्जा कम होगी, और बाहर वाले की तो और कम होगी। अर्थात ये कम ऊर्जा में ही बाहर निकल के आने की कोशिश करेगा। इसको धूप दिखा दो या फिर थप्पड़ मार दो या थोड़ा सा आप क्या कर दो, रगड़ दो। ठीक है ना, उस पदार्थ को थोड़ा सा रगड़ दो, इसको ऊर्जा मिल के ये बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी देर में तैयार हो जाएगा कि भाई साहब मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी आ गई है, मैं बहुत हेवी इंसान हूं, सॉरी हेवी आवेश हूं, निकल जाऊंगा। तो ऐसे अन्य आवेश भी करेंगे, ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन भी करेंगे। प्रोटॉन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? प्रोटॉन नहीं कर पाएगा। तो अपने पास 2 पदार्थ लिए, ए और बी, दोनों परमाणु से ऐसे ही बने हुए। अब दोनों को आपस में रगड़ा। क्या किया? दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या हुआ, पदार्थों का दोनों को रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन आवेशित हो गए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई, ऊर्जा हो गई, ऊर्जा आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा हो गई, क्योंकि किसी भी चीज को रगड़ते हो तो उसमें हीट जनरेट होती है और हीट ऊर्जा का एक पार्ट है, और वो हीट लेके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उत्सर्जित होने लगता है, मतलब अपने उस पार्ट से निकलने लगता है। उत्सर्जित तो नहीं बोलूंगा, स्थानांतरण होने लग जाता है। तो यदि मान लो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं कि भाई साहब पदार्थ बी ऐसा है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों को समाहित कर सकता है, और बी ऐसा है कि अब मेरा बस की बात नहीं है, तुम ही ले लो, इसमें क्या है, एनर्जी ज्यादा आ गई है मेरे में, तो इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, अर्थात पदार्थ का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए कम, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। ठीक है, इसमें कम हो गया, कोई घर्षण किया ना, ये तो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ये ले रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणावेशित होता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेशित हो जाता है। अब ये क्या मात्रा है सर? चलो ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अधिक बता दी तो वो ऋणावेशित हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित कैसे हुआ? मात्रा ये है कि भाई साहब प्रोटॉन तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब सारा खेल किसका? इलेक्ट्रॉन का। खेला कौन खेलेगा? इलेक्ट्रॉन खेलेगा। तो प्रोटॉन दोनों में समान रूप से बैठे रहेंगे। क्या होगा? प्रोटॉन दोनों में समान रूप से बैठे रहेंगे। अब देखो, प्रोटॉन तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 14 मान लो 14। आपको वो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, संख्या डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14। अब इलेक्ट्रॉन भी 14, इलेक्ट्रॉन भी 14। ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, भाई साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अर्थात यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन थे और 5 यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकल गए? 9। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? अब 9 + 14 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 14। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 5। और प्रोटॉन कितने हो गए? 14। तो भाई साहब अब यहाँ पे खेल का एक सारा खेल है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी मतलब रिलेटिवली कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब देखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा था, उदासीन जो परमाणु होता है, कोई भी उदासीन परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अर्थात उदासीन जो होता है परमाणु, उस पर आवेश, कुल आवेश 0 होता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन हो गए कम। रिलेटिवली देखो, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम। तो डोमिनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा। 14 से 14 लड़ जाएंगे, बचेंगे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इलेक्ट्रॉनों का दबदबा रहेगा। तो 9 इलेक्ट्रॉनों के दम पर ये अपने आप को ऋणावेशित बोलेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन 5 ही रह गए, और यहां पर
5 और 5 से लड़ जाएंगे, यहाँ पे 9 प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये 9 प्रोटोनों के दम पर अपने आप को धनावेशित बोलेगा। तो ये कंसेप्ट होता है धनावेशित और ऋणावेशित का, ठीक है ना। अर्थात प्रोटॉन तो संख्या में वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही कम ज्यादा हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा उसका दबदबा रहेगा इलेक्ट्रॉन का, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी वहां पे प्रोटॉन का दबदबा रहेगा, इसलिए वो धनावेशित और ये ऋणावेशित हो जाती है। अब इसके बाद में आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद में हम अब ये जो आवेश है, क्या है आवेश, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और इधर भी इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, इधर प्रोटॉन ले लेता हूं, इधर भी प्रोटॉन ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन लेता हूं, एक तरफ प्रोटॉन लेता हूं। जब सजातीय आवेश होते हैं या फिर दो पदार्थों पर जिन पर समान रूप से समान प्रकृति का आवेश है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, सेम टाइप के आवेश होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं। ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना। दो आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दो विजातीय आवेश अर्थात असमान प्रकृति के आवेश, ओहो आकर्षित कर दिया मैंने, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब ये समझ में आ गया होगा। अगली बात है कि भाई साहब मैं कैसे चेक करूं कि किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ आवेशित हो गया है या फिर किसी भी पदार्थ को मैं आवेशित कर सकता हूं। ये कैसे चेक करोगे? इसको चेक करने के लिए एक उपकरण बनाया गया, जो उस उपकरण का नाम था स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या नाम था? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? इसमें एक कांच का जार लो, ऐसा जार ले लिया कांच का। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाओ, विद्युत रोधी ढक्कन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? विद्युत रोधी। अभी आगे देखेंगे विद्युत रोधी क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा। विद्युत रोधी ढक्कन। अब इसके बीचों बीच में होल करके यहां पर एक मेटल की रोड डालो, यहां पर गोला लगा दो, और मेटल का ही होना चाहिए भी, धातु की छड़। क्या हो जाएगी? धातु की छड़। यहाँ पे आपकी गोल्ड फॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोल्ड फॉइल आती है ना, सोने की पन्नियां, उनको यहाँ पे लटका दो, दूर दूर लटकाना है, ठीक है ना। जब इनको दूर दूर लटका दोगे तो अभी तो शुरुआत में क्या है, ये उदासीन है। क्या है? इसको टच कर लो, बिल्कुल ग्राउंड कर दो। अभी तो इसके पे बिल्कुल आवेश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उदासीन होनी चाहिए। तो शुरुआत में उदासीन है, तो ये पन्नियां बिल्कुल नीचे लटकी रहेगी। जैसे यहाँ पर इसके पास में कोई सी भी एक आवेशित छड़ लेके आते हो, क्या लेके आते हो? आवेशित छड़। आवेशित करने के लिए सबसे पहले जो सिंपल तरीका था शुरुआत में, कि भाई साहब उसको किसी भी ग्लास रोड को या प्लास्टिक रोड को सिल्क से या केट फर से या किसी ऐसे रेशम के कपड़े, रेशम और सिल्क एक ही होता है, सिल्क रेशम के कपड़े से उसको रगड़ो, उन्हीं कपड़े से रगड़ो, तो वो आवेशित हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धनावेशित, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऋणावेशित। अगर कांच और रेशम का कपड़ा लूं तो ये आपके धनावेशित हो जाती है कांच, मान लो ये धनावेशित हो गया। आर पार इसमें नावेश है, और ये उदासीन है। मेटल क्या है? उदासीन। तो आर पार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है? प्लस माइनस का। तो इधर भी प्लस, इधर भी माइनस, ये प्लस ये माइनस, बराबर बराबर रूप से फैला हुआ है प्लस माइनस उदासीन में। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन इसमें हो गए। जैसे ही आप इस आवेशित छड़ को लेके आते हो, यहाँ पे लेके आ गए, तो इसमें एक आवेशन की प्रक्रिया होती है। काय की प्रक्रिया होती है? आवेशन की प्रक्रिया होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वैसे इसमें भी आवेश फैले हुए हैं, लेकिन जैसे इसको प्लस वाली को मैं पास में लेके जाऊंगा, प्लस वाली आवेशित छड़ को मैं पास में लेके जाऊंगा, तो इससे जितने भी सेम भाई भाई वाले वो दूर भाग जाएंगे, और जितने भी विजातीय होंगे इसके पास चिपकने की कोशिश करेंगे।
कि गली में आज चांद आया, चांद को देखने के लिए वो इसके पास चले जाएंगे, और ये पॉजिटिव वाले सोचेंगे कि भाई साहब हमें तो बुलाया नहीं है और हमसे लड़ाई हो जाएगी, इस वजह से हम नीचे भाग जाते हैं। तो प्लस प्लस वाले नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि वो प्रतिकर्षित होंगे, वो दूर भागेंगे, और नेगेटिव वाले आकर्षित होंगे इसलिए पॉजिटिव के पास भागेंगे। तो नेगेटिव तो ऊपर चला गया, पॉजिटिव नीचे चला गया। और धातु की एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि धातु में जो आवेश होता है समस्त पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है ना, जब उदासीन वस्तु होती है तो। और जब आवेशित करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव आवेश है सबसे ज्यादा इसके पास में रहेगा, ठीक है ना, इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव आवेश रहेगा, और ये आपका जो पॉजिटिव है आपका दूसरे पार्ट में समान रूप से फैल जाएगा। अब देखो ये फैला, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव इसमें भी आ गया, पॉजिटिव इसमें भी आ गया। ये फॉइल को इस हिसाब से टच करा रखा था कि भाई साहब मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब मैंने बोला कि धातु के पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, चला गया नीचे। और मैंने जैसे यहाँ पे था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अर्थात प्रतिकर्षित करेगा, वैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल के भाग गया ना कि भाई साहब गली में आज चांद है, चांद को देखने जा रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपकी जो गोल्ड की पन्नियां होती है वो एक दूसरे से दूर भागने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, दूर भागने लग जाएगी। पहले ऐसे थी और ऐसे हो जाएगी अब, अर्थात उनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो हमारी थ्योरी थी कि भाई साहब सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया तो विजातीय आवेश इससे चिपकने लग गया, और सजातीय आवेश के कारण ही एक दूसरे को क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, और क्या नाम से, किसी भी पदार्थ में आवेश होता है, ये चीज हमें पता चल गई। अर्थात आपको कभी भी देखना हो कि किसी भी पदार्थ में आवेश होता है तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी वो उपकरण है जिसके द्वारा आप देख सकते हो। नॉर्मल है बनाना भी। कांच का एक जार लो, कांच का जार क्यों लिया, क्योंकि इसको हम आर पार देख सकते हैं और विद्युत रोधी होता है, ठीक है। अब हम, ये हो गया है, अब हम बात करेंगे चालक तथा विद्युत रोधी की। किसकी, चालक तथा विद्युत रोधी। चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी क्या होते हैं। विद्युत रोधी को कुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुचालक, मतलब अच्छा चालक नहीं है जो। अंग्रेजी में बोले इसको इंसुलेटर। क्या बोले, इंसुलेटर, इंसु बाद में, इंसुलेटर। चालक मतलब कंडक्टर। क्या बोले, कंडक्टर। ये इंसुलेटर और ये कंडक्टर। चालक, चालक की जो परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, ये होगी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, अर्थात विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करने के लिए मुक्त रूप से स्वतंत्र हो, ठीक है ना, ये आपकी चालक की परिभाषा होती है। और इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, चालक का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो धातु होती है। क्या होती है, धातु। धातु जैसे गोल्ड ले लो, आपका सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, आपका आयरन ले लो, जितने भी आपके धातु हैं जनरली वो सब क्या है, आपके चालक है, अच्छे चालक है। और सबसे बेस्ट चालकों में आपके सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, आयरन, ये एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, चालक। ये चालक अच्छे कंडक्टर, सॉरी धातु आपके अच्छे कंडक्टर हैं। इस वजह से आपके जितने भी जो लाइट के जितने भी है, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी उपकरण हैं और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी तार हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से प्रवाह हो सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये बाद में विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि धातु एक अच्छा चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से गति करेगा, ठीक है ना, उसको प्रतिरोध नहीं मिलेगा। अगला एग्जाम्पल आपके जीव जंतु हो जाएंगे। जीव जंतु में हम भी आगे, मनुष्य भी आपका एक अच्छा कंडक्टर है, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आराम से बहने लग जाती है, ठीक है ना। लगा शौक लग जाता है, किसी को भी हाथ, बोर्ड में अगर आपने हाथ लगा रखा है, दूसरे का हाथ लगाओगे तो आप में करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब आप में करंट फ्लो के दूसरे में भी फ्लो हो जाएगा। जीव जंतुओं में भी ऐसा होता है। अगला है पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी में भी वो भाटे वाले मत लेना कि पत्थर में जाके करंट मार रहे हो, करंट नहीं आ रहा। सर आपने तो बोला था कि पृथ्वी में करंट आता है। पृथ्वी वो वाला पार्ट की मैं बोल रहा हूँ जहां पर क्या होती है, मिट्टी होती है और मिट्टी में नमी होती है,
तो ये नमी वाला जो पार्ट है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अर्थात आवेश का एक अच्छा चालक होता है। तो आपके नमी होनी चाहिए उस जगह पे, तो वो अच्छा चालक होगा। अर्थात उस जगह से बच के भी रहना, अगर कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है या फिर ऐसा कुछ वहां पे है कि हाई टेंशन लाइन आपकी गिर चुकी है उस क्षेत्र में, और जैसे खेत होते हैं ना, खेत में आप पानी डालते हैं, बुआई वुआई करते हैं, पानी डालते हैं, तो वहां पर गलती से अगर तार गिर जाए तो वहां का पूरा जो एरिया है वो आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। उस पूरे क्षेत्र पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात करंट पीरी होगी। अगर तार गिर गया ना इस क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र इसके करंट को पी रहा होगा, अर्थात पूरे क्षेत्र में करंट फैल गया होगा। तो भैया इस जगह से बचने की कोशिश करना, ऐसी जगह पे मत जाना। अगर तार गिरता हुआ मिल जाए तो कि चेक करें किधर गिरा, कैसे गिरा, ऐसे चेक करने मत जाना, आपको करंट लग सकता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी अच्छा चालक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं अपनी घरों की। तो जमीन में आप मेटल रोड को या फिर आपके जो कॉपर प्लेट होती है उसको गाड़ दिया जाता है, और गाड़ने के दौरान ही उसमें कोयला, नमक और मिट्टी की लेयर दर बदर, मतलब लेयर वाइज डालते हैं हम। क्यों डालते हैं? ताकि उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहे, ठीक है। तो नमी मेन है, तो आपके पृथ्वी के लिए तो क्या है, नमी मेन है। वही मैं बात करता हूँ इंसुलेटर विद्युत रोधी की। विद्युत रोधी नाम से पता चल रहा है जो विद्युत का क्या करे, प्रतिरोध करें, अर्थात इसमें आपके आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात अगर गति करेंगे तो उनको बहुत उच्च प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर उच्च प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है तो गति कहां से हो पाएगी फिर, ठीक है ना। तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त रूप से स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात उसे गति करने में उच्च प्रतिरोध का सामना करना पड़ता हो। वे सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे, विद्युत रोधी या कुचालक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक में कभी भी करंट नहीं आया भाई। प्लास्टिक ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में तो ऐसे लिखते हैं प्लास्टिक, ठीक है, देख लेना मात्रा ऐसे, ठीक है, जैसे भी लिखो। प्लास्टिक में कभी भी करंट नहीं आता, इसलिए नॉर्मली आपका जो भी स्विच वाला जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो सारा प्लास्टिक का बना होता है। आपके एसी ले लो, आपके स्विचेस ले लो, ठीक है ना, आपके वायर के ऊपर कोटिंग होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक या रबर ले लो, क्या ले लो, रबर, हिंदी में लिखो रबर ले लो। रबर आपका क्या है, एक अच्छा विद्युत रोधी है, इसमें भी करंट नहीं आता, इसलिए जनरली हाई टेंशन लाइट या फिर लाइट सुधारने वाले आते हैं, अपने हाथों में ग्लव्स पहन के आते हैं, आजकल आने लगे, पहले नहीं करते थे बिल्कुल भी काम ऐसे। बहुत ये भी दुख वाली घटना होती थी जब काम करते करते कोई लाइनमैन वहां पर चिपका रह जाता था, लाइन चालू कर दी जाती थी। अब जनरली मैं देखता हूँ तो चारों तरफ कोई भी लाइट का काम करने आता है वो रबर के ग्लव्स पहन के ही काम करता है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा काम। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी भी आपका एक अच्छा विद्युत रोधी है। कई बार किसी को झटका लग जाता है तो लकड़ी का डंडा ही हम ढूंढते हैं, लकड़ी के डंडे से सब कुछ हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा इसमें, लकड़ी के डंडे पर पूरा भरोसा मत कीजिएगा। अगर लकड़ी का डंडा बिल्कुल सूखा है तो भरोसा कर सकते हो, अगर लकड़ी का डंडा गीला है, नमी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ नमी आ जाती है जहाँ पे, वहां पर ये कंडक्टर का काम कर जाएगी, अर्थात गीली लकड़ी आपके लिए नाशवान हो सकती है, तो फिर लकड़ियाँ बिछेगी। इसलिए भैया सावधान, गीली लकड़ी इस्तेमाल ना करें, वहां पे सूखी लकड़ियाँ बिछ जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, जो ही बेटर होता है। सूखी लकड़ी आपकी जो होती है विद्युत रोधी होती है, गीली लकड़ी कोई विद्युत रोधी नहीं होती। ये आपने बोला था सर के लकड़ी विद्युत रोधी होती है, लकड़ी विद्युत रोधी नहीं होती, वो तब होती है जब आपके उसमें नमी ना हो, ठीक है ना, शुष्क होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी लकड़ी होनी चाहिए, अगर गीली होगी तो उसमें करंट जाएगा, ठीक है ना। वही नायलॉन हो गया, क्या हो गया, नायलॉन भी आपका क्या हो जाता है, विद्युत रोधी हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन उच्च, जैसे प्रोटॉन बंधा होता है ना एटम के नाभिक में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, उच्च प्रबल बलों के द्वारा बांध दिए जाते हैं, बंधन ऊर्जा के द्वारा बांध दिए जाते हैं, और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये आपका चालक, ये आपका विद्युत रोधी, एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए है। अब इसमें खास बात मैंने पहले भी बोल दी थी, अभी भी बोलता हूँ, नोट के रूप में लिख लेना या नोट के रूप में सुन लेना कि भाई साहब जो धातु होती है, इसमें याद रखना, स्पेशल पॉइंट बोल रहा हूं मैं, जो धातु होती है, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि धातु की खास बात होती है, कोई ये धातु होगी,
अगर मैंने यहाँ पर आवेश छोड़ा, धातु में यहाँ पर आवेश छोड़ा, तो ये आपका आवेश समस्त पृष्ठ पर बराबर बराबर रूप से फैल जाता है, समस्त रूप से बराबर बराबर रूप से फैल जाता है। धनावेशित किया तो धनावेश भी चारों तरफ बराबर रूप से फैल जाएगा। ये नहीं कि भाई सब यहाँ पे आपने यहाँ पे छोड़ा आवेश और यहाँ पे रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर बराबर रूप से वो फैल जाता है। अब उदासीन भी और नेगेटिव भी हो गया, तो नेगेटिव 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 बराबर रूप से, नेगेटिव भी बराबर रूप से फैल जाएगा। ये नहीं कि एक जगह ज्यादा और एक जगह कम हो रहा है। और यही खास बात होती है कि मेटल को यहाँ, जब किसी मेटल में करंट आ रहा होता है, यहाँ पे टच करो या फिर यहाँ पे टच करो, दोनों तरफ समान रूप से करंट आ रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए मेटल को मर्जी पड़े जैसे मत छुए, न छुए ना, तो वही बेटर होता है। कोई लाइट का तार जा रहा है, उसको कहीं पे मतलब कि भाई साहब यहाँ पे कम करंट आ रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा हो रहा होगा, ये दूर है, ऐसा मत करना। आपका वायर है, समान रूप से उतना ही करंट आ रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका आवेश समान रूप से फैल जाता है, ठीक है ना। वो आप में भी फैल जाएगा, क्योंकि आप भी क्या हो, एक अच्छे कंडक्टर और चालक हो, तो मत फैलने देना, ये रोग है। इश्कदारों को चढ़िया मैनू, ठीक है, नहीं चढ़िया, नहीं चढ़ाना भाई, ठीक है ना, दूर रखना इसको। लेकिन आपके जो विद्युत रोधी है, क्या है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में क्या होता है, आपने जैसे यहाँ पे आवेश डाला, एक बिंदु पे आवेश डाला पॉजिटिव वाला, तो आप सारा आवेश यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। क्यों? आपने पता है, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन बोली कि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश की गति को उच्च प्रतिरोध मिलता है। अगर मतलब फैलने के लिए तो गति करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये जैसे गति करेंगे उनको उच्च प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। उस उच्च प्रतिरोध के कारण ये एक ही जगह बाउंड होकर रह जाएंगे। अर्थात इसी कारण से जब किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ पर एक जगह आप तार भी लगा दोगे करंट वाले, तो यहाँ पर टच करने पर कभी करंट नहीं आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उच्च प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे का बीच का रोड ही नहीं है यहाँ पे, तो आप कैसे जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, और यहाँ पे आप कितना भी टच करो आपको करंट नहीं आता। विद्युत रोधी पदार्थों में, प्लास्टिक में भी नहीं आता, स्विचेस में इसलिए करंट नहीं आता, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब ये हो गया। अब अगली बात में बात करता हूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशन करेंगे अपन ये मान के चलेंगे कि जो आवेश का साइज है, आवेश का कुछ ना कुछ साइज होगा, जो भी पदार्थ लेंगे उनका कुछ, उन पे आवेश होगा, उन पदार्थों का कुछ ना कुछ साइज होगा, या फिर आवेश ही ले लो। आवेशों के, दो आवेशों के बीच में क्या करना है, यहाँ पर इनकी दूरी इतनी अधिक होती है कि इनकी साइज इनकी दूरी के सामने बहुत नगण्य हो जाती है। तो यह हमें इनकी दूरी के कारण यह कैसे प्रतीत होते हैं, बिंदु आवेश। तो हमें बिंदु आवेश मानकर ही इनको कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई भी, मान लो आपने कोई गोला ले लिया, तो गोले में भी इस हिसाब से मान के चलना है कि ये बिंदु आवेश है, अर्थात इसका सारा आवेश इस बिंदु पर केंद्रित है। तो जितनी भी कैलकुलेशन करोगे ना, आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करना कि घोड़ा तो इतना बड़ा है दिखने में, लेकिन उसका सारा जो आवेश है मैं यहाँ पे केंद्रित मान के कैलकुलेशन करूंगा, मान के कैलकुलेशन करूंगा, होगा नहीं लेकिन मान के कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। फिर भाई साहब आगे बीच में कह दोगे कि भाई साहब मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि इसके अंदर, यहाँ पर किसी खोखले गोले के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, वो जीरो हो जाता है। फिर अभी तो कहा था सर कि आपने यहाँ पे आवेश होगा, मान के चलना है, आवेश तो नहीं होगा, आवेश तो सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो मान के चलना है अपन को, ये उदाहरण है हमारी इसको करने की। ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी इनकी साइज के आकार में, इस वजह से इनको बिंदु आवेश मान के चलेंगे। क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे। अब हम बात करेंगे आवेश की, सारी हम बात कर ली कि कितने कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कैसे होते हैं, चालक कुचालक, ये बात कर ली हम। अब हम बात करेंगे तो आवेश के कुछ गुणों के होते क्या, आवेश के मूल गुण, जिस टॉपिक का नाम है आवेश के मूल गुण, अर्थात उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज क्या है आवेश की, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है आवेश के मूल गुण। तो आवेश के मूल गुणों में सबसे पहला मैं मूल गुण बोलूंगा कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। जितने भी आवेश होंगे, जैसे 1 कूलम 10 कूलम, जितने भी आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, प्रोटॉन पर आवेश होगा, कितना भी आवेश होगा, वो सब क्या होगा, अदिश होगा। अर्थात अदिश वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए मुझे सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अर्थात दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे सब क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएंगे। अब
ये तो अदिश राशि होगी, सिर्फ परिमाण परिमाण बताना है कि कितने कूलम का है, डायरेक्शन नहीं बताना कि इस डायरेक्शन में इतने कूलम है, इस डायरेक्शन में इतने कूलम है, ऐसा कुछ नहीं करना। सेकंड है, ये सदैव द्रव्यमान के साथ होता है, सदैव द्रव्यमान के साथ होता है, अर्थात आपका आवेश जो है बिना द्रव्यमान के कभी भी नहीं मिलेगा। जहां पर द्रव्यमान होगा वहां पर आवेश होगा, ठीक है ना, बिना द्रव्यमान के आपको आवेश नहीं मिलेगा। और इसमें कई बार एक टॉपिक आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर, ये साथ साथ होते हैं लेकिन इनमें अंतर क्या है। अंतर मैं बता देता हूं थोड़ा सा, द्रव्यमान और इधर आवेश, अंतर मैं बता देता हूं। खास बात तो सिमिलरिटी क्या है कि द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आवेश भी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना, ये तो सिमिलरिटी होगी। द्रव्यमान की खास बात है कि द्रव्यमान को आवेश की आवश्यकता नहीं है, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान नहीं हो सकता। आवेश को होने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, पदार्थ का मूल गुण है, तो पदार्थ का होना आवश्यक है, पदार्थ होगा तो द्रव्यमान होगा ही होगा, बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ नहीं होगा, तो आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, क्योंकि उदासीन पदार्थ भी होते हैं। दूसरा मैं बात करूं, द्रव्यमान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, द्रव्यमान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, आवेश निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। निर्देश तंत्र का मतलब ऐसे कि भाई साहब इसमें एक खास बात होती है द्रव्यमान की, इसमें आपेक्षिकता का सिद्धांत लगता है, रिलेटिविटी का। क्या रिलेटिविटी का, कि m बराबर m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला, जहां पर m नोट आपका रेस्ट मास है अर्थात विराम द्रव्यमान है, m आपका आपेक्षिक द्रव्यमान है, और v आपका वेग है, और c स्क्वायर आपका c जो है आपका प्रकाश की चाल है। दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मूले से एक निष्कर्ष निकलता है, आइंस्टीन द्वारा दिया गया कि रिलेटिविटी का थ्योरी यही है कि भाई साहब एम नोट जो रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान, जब आपकी वस्तु विराम अवस्था में होती है, उसका जब द्रव्यमान आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो भी द्रव्यमान आएगा वो आपका विराम द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन परंतु जैसे जैसे आपकी वो वस्तु या फिर आपके पदार्थ गतिशील होता है और अपनी गति को प्रकाश की ओर बढ़ाता है, प्रकाश की गति की ओर लेके चलता है कि भाई साहब मैं आज तो मौज कर दूंगा कि मेरे को प्रकाश की गति से चलना है, जैसे जैसे वो चलेगा आपका जो द्रव्यमान है वो अनंत हो जाएगा, अनंत की ओर बढ़ता चलेगा। क्या हो जाएगा, अनंत की ओर बढ़ता चलेगा, अर्थात आप जैसे जैसे वेग बढ़ाओगे आपका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वेग कम करोगे आपका द्रव्यमान घट जाएगा और एम नोट के बराबर आ जाएगा। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष निकलता है निर्देश तंत्र पर निर्भर होने का कि जैसे जैसे मैं अपनी गति बढ़ाता हूं मेरा द्रव्यमान चेंज होता है, और गति कम होगी तो द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान घट और बढ़ रहा है, ये निर्भरता है इसकी। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं होता, आपको आवेश को किसी भी पदार्थ को, पदार्थ पे आवेश होता है तो पदार्थ का द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन पदार्थ पर उपस्थित आवेश कभी भी नहीं बदलता। क्या होगा, आवेश कभी भी नहीं बदलता। ये इसका मतलब ये है, मतलब द्रव्यमान बड़ा नहीं है, ये नहीं कि वो फूल के बड़ा हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो प्रतीत होता है, उसका जो द्रव्यमान जो प्रतीत होगा वो अनंत होगा। कितना होगा, अनंत प्रतीत होगा, तो वो अनंत द्रव्यमान की तरह कार्य करने लग जाता है। इस वजह से इस कारण कोई भी वस्तु सी की स्पीड क्या नहीं कर पाती, अटेन नहीं कर पाती। ओनली प्रकाश के जो कण होते हैं फोटोन, वही कण वही क्या कर पाते हैं, प्रकाश की स्पीड से चल पाते हैं, द्रव्यमान को नहीं चल पाता, क्योंकि द्रव्यमान चलेगा तो द्रव्यमान तो इस सिद्धांत के अनुसार बढ़ता जाएगा, लेकिन आपका जो दूसरे कण जो भी है सभी में द्रव्यमान होंगे, लेकिन जो आपका फोटोन है वो बिना द्रव्यमान का होता है। फोटोन की डेफिनेशन ही यही है कि वो ऊर्जा के सकेंद्रित कण होते हैं, अर्थात एवं द्रव्यमान रहित कण होते हैं, सकेंद्रित ऊर्जा के कण होते हैं, द्रव्यमान रहित कण होते हैं, अर्थात उनमें बिल्कुल भी द्रव्यमान नहीं होता फोटोन में। इस वजह से वो सी की स्पीड पे चलने पे भी अनंत उनका द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन आपको कोई भी द्रव्यमान वाला पदार्थ, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, कुछ भी ले लो, वो सी की स्पीड से चलाओगे तो उनका द्रव्यमान इस सिद्धांत के आधार पर अनंत हो जाएगा। और आवेश में कभी ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आवेश की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आवेश कभी भी आपका चेंज नहीं होता है ऐसे।
अब हम बात करते हैं अगले अंतर की। तीसरा अंतर जो है द्रव्यमान और आवेश में। द्रव्यमान सदैव धनात्मक राशि होती है, परंतु आपका जो आवेश है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आवेश ये द्रव्यमान सदैव आपका धनात्मक रहेगा। जीरो हो सकता है या धनात्मक हो सकता है। द्रव्यमान आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा। लेकिन आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। इनके बीच लगने वाले बल की बात करते हैं। अगर दो द्रव्यमान हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंड या अर्थात दो द्रव्यमान एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो बल की प्रकृति होती है वो आकर्षणात्मक होती है। कैसी होती है? आकर्षणात्मक। तो आप लिखते हो F बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 इसका द्रव्यमान, m2 इसका द्रव्यमान, r इनके बीच की दूरी। आपको ये पता है कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनखंड के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब आवेश की बात करें, दो आवेशों के बीच में Q1 और Q2, इट डिपेंड्स कि भाई साहब आवेश Q1 Q2 सजाती है या विजाती है। जब सजाती है आवेश होंगे तो ये बल प्रतिकर्षणात्मक हो जाएगा, अर्थात प्रतिकर्षण शो करेगा। यदि ये विजातीय होते हैं अर्थात असमान प्रकृति के होते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वे सजातीय हैं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। वहीं पॉजिटिव नेगेटिव का सेट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव का सेट हो गया, तो वहां पर क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। तो यहां पर दो तरीके से व्यवहार दर्शा रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का। यहाँ पे आकर्षण और यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण डिपेंड कर रहा है कि आवेश की प्रकृति क्या है। सजातीय होगी तो प्रतिकर्षण, विजातीय होगी तो आकर्षण। और इसका बल भी कहीं ना कहीं इसके जैसा ही आता है, लेकिन बल की प्रकृति दो तरीके की आ जाती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की। लेकिन इसका जो आपका फॉर्मूला है वो भी इसके जैसे ही होता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनखंड या फिर आवेशों के परिमाण के गुणनखंड के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के। तो यहाँ पे माइनस साइन आकर्षण ही होगा और यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो ये आपके बल की प्रकृति होगी या व्यवहार हो गया। लास्ट वाला पॉइंट कि भाई साहब जो त्वरित आवेश हो, सॉरी द्रव्यमान है ना, जो त्वरित द्रव्यमान है वो कभी भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है ना? ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। मैं बात करूं आवेश की, आवेश जब भी त्वरित होगा ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। त्वरित ठीक है, आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो आपका द्रव्यमान कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है, परंतु जो आपका आवेश है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है ना? आवेश हमेशा रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, ये हमारे अंतर हो गए द्रव्यमान और
आवेश के मध्य जो कि है तीसरा पॉइंट, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता दोस्तों, आवेशों की योज्यता का मतलब है, योज्यता का मतलब ये जुड़ जाते हैं। जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है ना, जैसे 1+1 होता है, 1+1 2 होता है, या 2+1 3 हो जाता है, या फिर 5 में से 1 घटाया तो 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वैसे के वैसे ही मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि एक अदिश राशि है। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, द्रव्यमान के समान ही इसे आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। यदि आपको किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश ज्ञात करना है तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए जितने आवेश धन आप बोले तो पॉजिटिव साइन के साथ हैं और जितने आवेश नेगेटिव साइन के साथ हैं उनका टोटल कर दो, आपके पास कुल आवेश निकल के आ जाएगा। और टोटल करने के लिए ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना, जैसे एक और एक को जोड़ते हैं तो 2 आता है, बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। मैं फॉर एन एग्जांपल में आपको बता दूं, कोई पदार्थ है, इसमें यहां पर +2Q है, -1Q है, यहाँ पे +3Q है, यहाँ पे -4Q है और यहाँ पे प्लस का 5Q है। मुझे जानना है कि इस पदार्थ में कुल आवेश कितना है, अर्थात Q नेट कितना है। क्या कितना है? कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश जानने के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी पॉजिटिव है उनको जोड़ दो और जितने भी नेगेटिव है उनको अलग जोड़ दो। अर्थात 2 3 5, 2 3 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस का 10Q, और माइनस वाले कितने हैं 4 और 1 5 हो जाएगा माइनस का 5Q। अर्थात माइनस के तो 5Q है और पॉजिटिव के 10Q। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो नेट आवेश 5Q हो जाएगा प्लस का। अर्थात ये वस्तु जो रहेगी ना वो धनावेशित रहेगी। क्या रहेगी? धनावेशित रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पे धनावेश की अधिकता है। ठीक है ना। आवेशों की योज्यता का मतलब होता है किसी भी एन निकाय के, मतलब एन आवेशों किसी भी निकाय में, तो उनमें कुल आवेश उनका जोड़ हो जाता है। जोड़ बाकी आप जो नॉर्मली करते हो। अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात इसका क्या मतलब है, यदि आप कोई सी भी ऐसी क्रिया इस्तेमाल करें जहां पर आवेशों का स्थानांतरण होता है, तो किसी भी विलगित निकाय के लिए, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड, दुनिया से परे, उनको अलग ही सेपरेट कर दिया है। दोनों दो वस्तुओं में अगर आवेशों का आदान प्रदान होता है ना किसी न किसी माध्यम से, रगड़ के कर रहे हो, बाय कंडक्शन करा रहे हो, कैसे न कैसे आवेशों का आदान प्रदान कर रहे हो। मान लीजिए यहां पर इसमें शुरुआत में आवेश +5Q है, इसमें कितना हो रहा है माइनस का 3Q, तो दोनों पे मिलाकर आवेश कितना होगा प्लस का 2Q। कितना होगा? प्लस का 2Q। तो जब इनको इनको टच कराता हूं या फिर आवेशों का स्थानांतरण करता हूं, एक जगह से दूसरे जगह आवेशों का स्थानांतरण होता है, मान लीजिए इनको टच कराया तो ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अब इन पर कितना आवेश होगा, इस पर 1 होगा और इस पर 1Q हो जाएगा। तो अंतिम में भी टोटल आवेश कितना निकल के आ रहा है, जोड़ूंगा तो 2Q ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2Q ही निकल के आएगा। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए इस पदार्थ पर, ए वाले पर +16Q है और इस पर 18Q है। कितने हैं? इस पर 16Q और इस पर +18Q। तो टोटल आवेश कितना हुआ? 16 और 18 34। कितना हुआ? 34Q प्लस का कितना हुआ? 34Q। अब जब इनका बीच में आप घर्षण कराओ, कुछ भी कराओ, तो ये आवेश आदान प्रदान हो रहा है, स्थानांतरण कराना है, कुछ भी कराना है, तो इन आवेश, टोटल आवेश जो 34Q शुरुआत में था वो अंत में भी कितना ही रहेगा? 34Q। ठीक है ना। अगर आदान प्रदान कराते हो, मान लो यहाँ पे कितना हो गया
15, तो यहां पे कितना रह जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। तो अंत में भी कितना ही ट्रांसफर कर दिया हुआ आपने बली से, लेकिन जितने आवेश शुरुआत में थे अंत में भी उतने ही आवेश रहेंगे। ये आपका आवेश ना तो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं होता। संरक्षण का मतलब है जितने शुरुआत में थे टोटल आवेश उतने ही अंत में रहेंगे। आप कैसी भी क्रिया कराओ स्थानांतरण की, आवेश टोटल उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब शुरुआत में तो 18 क्यू थे, कितने थे 18 क्यू, और बाद में जाके 19 या 20 बढ़ गए, 20 हो गए, अर्थात 2-3 एक्स्ट्रा आवेश उठकर आ गए या फिर उसी में से उत्पन्न हो गए। ऐसा नहीं होता। आपके अगर शुरुआत में 18 है तो बाद में भी 18 रहेंगे, शुरुआत में 34 है तो बाद में भी 34 रहेंगे। आवेश ना तो नष्ट होता है ना नया उत्पन्न होता है, शुरुआत में जितना था अंत में भी उतना ही रहेगा। तो ये होता है आवेश का संरक्षण होना, संरक्षित होना। अब इसमें आप कैसी भी क्रिया कराओ, आप केमिकल रिएक्शन ही कराओ, उसमें भी क्या होगा, आवेश सदा ही क्या रहता है, संरक्षित रहता है। शुरुआत में उस पदार्थ पे जितना आवेश था अंत में भी उतना ही टोटल आवेश रहेगा, विलगित निकाय के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। अब मैं बात करता हूं पांचवे की। जो पांचवा पॉइंट है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण, अर्थात इसमें बोला जाता है अंग्रेजी में चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या बोला जाता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये होता है भैया कि भाई साहब आपका जो किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश है, उसका मान हमेशा मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। और ये E क्या है, E को बोलते हैं मूल आवेश। अब ये मूल आवेश क्या है दोस्तों, ये मूल आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। इसका मान इतना है, अर्थात यह वो मान है, या फिर इसको बोलूं यह वो परिमाण है जो इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश का परिमाण होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण होता है और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण होता है। अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उसका मान E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना रहेगा और एक प्रोटॉन में भी इतना आवेश रहेगा। हाँ, बस इसका माइनस वाला रहेगा और इसका प्लस वाला रहेगा, क्योंकि ये ऋणावेश के लिए, ये धनावेश के लिए है। अब पूर्णांक पूर्ण गुणज ही क्यों होता है, टोटल आवेश पूर्ण गुणज ही क्यों रहेगा, इसका एक रीजन होता है पूर्ण गुणज होने का। अर्थात आपके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो आधे अधूरे प्राप्त नहीं होते, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आधे अधूरे नहीं प्राप्त होते। अर्थात मैं बोलता हूं एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक आधा इलेक्ट्रॉन कहीं से उठ के आ रहा है। आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरा होता है, और प्रोटॉन भी हमेशा पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता कि आधा प्रोटॉन मिल रहा है, 3/4 प्रोटॉन मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश तो इसको 1e बोल दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2e बोल दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3e, क्योंकि आधा तो होता ही नहीं, हमेशा किस में रहेगा, फिर मान पूर्ण में ही रहेगा। तो इस वजह से टोटल आवेशों की, मतलब ऋणावेश हो या धनावेश, टोटल आवेशों की संख्या जो होती है, या फिर वो जो टोटल आवेशों की संख्या होती है, जो टोटल आवेश का जो मान होता है वो हमेशा मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये आवेशों की संख्या है और ये आपका मूल आवेश है, n आवेशों की संख्या है, ठीक है ना, कि कुल आवेश कितने हैं प्लस और नेगेटिव को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है ना। तो Q अपना इसमें निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं कि किसी भी पदार्थ में 40 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 40 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर, सिर्फ 40 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, Q बराबर 40 माइनस वाला E इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है E बोले तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस पे कितना हो जाएगा 24 2 4 4 6 64 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश हो जाएगा। और इसको और तरीके से लिखना चाहते हो तो 6.4 इंटू 10 की पावर -20 कूलम इस पर टोटल निकल के आ जाएगा। जितने आवेश, जितनी संख्या है n की,
ये इनका जितना मान है उसको ई से गुणा कर दो, आपके पास टोटल आवेश आ जाएगा। चूंकि ये ऋण आवेश था, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो माइनस साइन आ जाएगा। ये हमारा आवेशों का मूल गुण आपके पास हो गया है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और इसके जो क्वेश्चंस है हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, बाय बाय।